क्या होगा जब एलियंस खुद सामने आकर इंसानों से कांटेक्ट करेंगे और आपको ये पता चले कि कुछ सालों में एलियंस पृथ्वी पर आ जाएंगे, लेकिन इंसानों को ये नहीं पता कि आखिर एलियंस का मकसद क्या है। क्या वो इंसानियत को मिटाने के लिए आ रहे हैं या हमारी मदद करने। ये सीरीज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूरी दुनिया में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। पूरे दुनिया में साइंस खत्म हो चुकी है। आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्या है इन सब के पीछे का राज? क्यों साइंटिस्ट की जान जा रही है? देखेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1966 में और हम चाइना की राजधानी बीजिंग के सिंघुआ यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां सारे स्टूडेंट्स क्रांति करने के लिए रास्ते पर उतर आए थे। ये चाइना यूथ रिवॉल्यूशन का समय था और जितने भी लोग इस क्रांति का विरोध कर रहे थे उन सभी को वो मार देने का प्लान कर रहे थे। तभी वहां पर फिजिक्स के प्रोफेसर ये जेटाई को बुलाया जाता है। उसने भी इस क्रांति का विरोध किया। ये सब देखकर उस प्रोफेसर की बेटी ये वेन जी वो काफी घबरा गई थी और वो बेबस और हेल्पलेस होकर देख रही थी। बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी उस फिजिक्स प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं और वो अपने ही प्रोफेसर पर रहम नहीं दिखाते हैं। वहां पर उस प्रोफेसर की पत्नी को भी लाया जाता है, जो अपने पति पर चिल्लाने लगती है कि इस क्रांति में तुम्हें भी शामिल हो जाना चाहिए। वो अपने पति से कहती है कि तुमने लोगों को झूठ बोला कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। हमेशा से ही हम झूठ पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो सब कुछ सही पढ़ाया है। इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ फिजिक्स प्रोफेसर पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे उसकी बेटी ये वेन जी बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है और उस प्रोफेसर की वहीं मौत हो जाती है। सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं और बस ये वेन जी अपने पापा के साथ थी और उनके साथ आखिरी वक्त बिता रही थी। तभी वहां पर एक क्रांतिकारी रेड गार्ड आ जाते हैं और ये वेन जी उन्हें गुस्से में देखने लगती है, जैसे कि अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। अब कहानी चली आती है प्रेजेंट के समय में, मतलब 2024 का समय दिखाया जाता है। लंदन शहर में एक डिटेक्टिव डाशी एक घर पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर सादिक मोहम्मद, जो कराची में रहा करते थे, उनका मर्डर हो गया। उन्होंने MIT से कॉस्मोलॉजी और थियोरेटिकल फिजिक्स की पढ़ाई की थी। एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें अजीब तरीके से बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। एक तरह का काउंटडाउन था। डिटेक्टिव ये देखकर चौंक गए थे क्योंकि इतना अजीब मंजर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां पर लिखा हुआ था आई स्टिल सी इट, मतलब कि वो अभी भी उसे देख सकता है। और वहां पर उन्हें उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी देखने को मिलती है। उसके हाथ में चाकू था और डेड बॉडी की आंखें नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मर्डर है या कुछ और। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकल एक्सेलरेटर में सॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट है और उसकी असिस्टेंट वेरा वहां पर आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो अब बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी सॉल इस थ्योरी से अपना मन नहीं हटा पा रहा था। सॉल कहता है कि उन्होंने जितना एक्सपेरिमेंट किया वो सब बेकार हो गया, क्योंकि 60 साल से हम लोग जितने भी फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ गलत है। साइंस खत्म हो चुका। वेरा वहां पर सॉल की तस्वीर देखती है और उसे कहती है कि तुम हार मत मानना, तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है, तुम इस एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दो क्योंकि तुम ही इसे सॉल्व कर सकते हो। वेरा जाते जाते उसे पूछती है क्या तुम ईश्वर पर यकीन करते हो? सॉल चौंक जाता है लेकिन कहता है नहीं। वेरा कहती है कि अगर ईश्वर नहीं है तो क्या ही है। वेरा एक अजीब से जगह पर आती है जो सुंदर के साथ काफी भयानक भी लग रहा था और वो पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं, ऑगी और जिन। वो दोनों एक बार में ड्रिंक कर रहे थे और साइंस को लेकर बातें कर रहे थे और जिन कहती है कि फिजिक्स समय के साथ बेकार होते जा रहा है, बिल्कुल इस बार की तरह। वहां पर एक लड़का आता है रूफस और वो दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और दोनों से पूछता है कि आप लोग करती क्या हैं। ऑगी बताती है कि उसकी एक खुद की कंपनी है जो सिंथेटिक पॉलीमर नैनो फाइबर बनाती है। जिन बताती है कि वो एक सीनियर रिसर्चर है थियोरेटिकल फिजिक्स ग्रुप में इंपीरियल कॉलेज में और वो एक मेटा स्टडी कर रही है जो पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनालाइज करती है। अब इतने सारे टेक्निकल टर्म्स को सुनकर वो लड़के का दिमाग सुन पड़ गया था। वो वहां से चला जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं और जिन बताती है कि एक्सेलरेटर से कुछ ऐसे नतीजे निकले हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी वहां पर रूफस गाना गाने लगता है। जिन ऑगी को पार्टिकल फिजिक्स का एक वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वो भी हैरान हो गई थी। कहती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शायद किसी ने एक्सेलरेटर को हैक कर लिया होगा। इसी एक्सपेरिमेंट पर सॉल भी काम कर रहा था और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये समझ के बाहर है। तभी उन्हें सॉल का कॉल आता है और जिन उससे बात करने के लिए चली जाती है। तभी रूफस वहां आता है और ऑगी को कुछ अजीब सी रोशनी नजर आने लगती है। वो रूफस से पूछती है क्या तुम्हें वो दिख रहा है? ऑगी काफी ज्यादा डर गई थी और रोशनी एक काउंटडाउन में बदल जाती है। जिन आकर बताती है कि वेरा ने खुदकुशी कर ली है। हो सकता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है और उसी एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर मोहम्मद भी शामिल थे।
हैं। डिटेक्टिव डार्सी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और दोनों के मौत पर वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ कई सारे साइंटिस्ट के तस्वीर भी लगे हुए थे। वो सभी ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं और उनमें से एक था जैक। फिर हम जैक और विल को देखते हैं जो दोनों वेरा के फ्यूनरल के लिए आए हुए थे और विल जिन को काफी पसंद करता था कहता है कि कल से वो ठीक से सोया नहीं। जैक उसे पूछता है सुना है जिन का एक नया बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनते ही विल का चेहरा मुरझा जाता है। देखते हैं कि जिन के बॉयफ्रेंड का नाम राज वर्मा है और वो नेवी में काम करता है। वो लोग भी फ्यूनरल के लिए आए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात सॉल से होती है जिसे ठीक से टाई बांधना भी नहीं आता। ऑगी अभी तक वहाँ पहुंची भी नहीं थी। वो ट्रेन पर थी और उसे फिर वही काउंटडाउन नजर आने लगते हैं जिससे वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। फ्यूनरल में जिन वेरा की माँ से मिलती है और जैक अपने दोस्त विल को चिढ़ाए जा रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है। ऑगी भी वहाँ पहुंच गई थी और जिन उसे बात करती है और पूछती है कि तुमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने क्या कहा तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में। ऑगी कहती है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर मुझे ऐसा क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी माइक इवंस आता है वेरा को श्रद्धांजलि देने और ऑगी दोबारा से काउंटडाउन देखने लगती है। फिर वो जब सभी बाहर आते हैं तो डिटेक्टिव उनकी तस्वीर क्लिक करने लगता है और वो उस बूढ़े आदमी को भी देखता है और उसका भी पीछा करने लगता है। वो बूढ़ा आदमी माइक उसका खुद का एक एनर्जी कंपनी है और वो अपने हेलीकॉप्टर से वहां से चला जाता है। तभी सारे दोस्त बैठकर कैफे में बात कर रहे होते हैं और सॉल बताता है कि वेरा का आखिरी सवाल ये था कि क्या उसे ईश्वर पर यकीन है। ये सवाल बहुत ही अजीब था। वो लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट भी बंद होने को है क्योंकि दुनिया का कोई भी एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट का नतीजा नहीं दे पा रहा। और उनकी बातों से पता चलता है कि जैक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर दिया था और वो कोई साइंटिस्ट नहीं है। ऑगी कहीं खोई हुई थी और जब जैक ऑगी से पूछता है कि तुम और सोल एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या, ऑगी गुस्सा हो जाती है और जैक से कहती है कि अपना मुंह बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। उसका गुस्सा देखकर सभी चौंक गए थे। ऑगी सिगरेट पीने के लिए बाहर चली जाती है और उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जो उसे लाइटर देती है और वो लड़की कहती है कि आज आसमान साफ नजर आ रहा है, लेकिन ऑगी को तो काउंटडाउन नजर आ रहे थे। वो लड़की ऑगी से पूछती है तो फिर तुम्हारा काउंटडाउन कहाँ तक पहुंचा, कितने दिन है तुम्हारे पास। ऑगी शॉक्ड हो जाती है। वो लड़की कहती है इसे रोकना आसान है, तुम जो नैनो फाइबर बनाती हो उसे बंद कर दो। वो लड़की कहती है कि तुम्हारी तरह मैं भी चौंक गई थी, कल आधी रात में बाहर निकलकर आसमान में देखना। वो ऑगी से पूछती है क्या तुमने ब्रह्मांड को कभी अपनी पलकें झपकाते हुए देखा है। वो ऑगी को एक तरह का टोकन देकर चली जाती है। अब कहानी आ जाती है 1967 के समय में। इनर मंगोलिया चीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पेड़ काट रहे थे। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे और वहाँ पर ये वेंजी भी काम कर रही थी और वो एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। तभी एक आदमी वहाँ आता है और पूछता है कि ये पेड़ कितना साल पुराना होगा। ये वेंजी कहती है कम से कम 300 से 400 साल पुराना। वो लड़का कहता है कि उसका नाम बाय मुलिन है और कहता है कि तुम मुझे अपना साथी समझ सकती हो। ये वेंजी पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा एंटीना देखती है। बाई कहता है कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, पता नहीं उस दरवाजे के अंदर क्या होता है, उसके जितना करीब जाओगे उतना अजीब लगेगा। वहाँ तो सिपाहियों के बाल भी उड़ गए हैं। बाई उसे साइलेंट स्प्रिंग नाम का एक बुक देता है जिसमें लिखा गया है कि कैसे ये इंसान दुनिया में जहर घोल रहे हैं। अगर इसी जिद से हम दुनिया को तबाह करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है। वो उसे कहता है कि तुम इस किताब को रख सकती हो लेकिन होशियार रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात के समय ये वेंजी उस किताब को पढ़ रही थी। अगले दिन जब ये वेंजी सामने के नजारे को देखती है कि कैसे वो लोग जंगल को साफ कर रहे थे तो उसे खुद बहुत बुरा लगता है और वो और बाई समय के साथ नजदीक आ रहे थे। एक सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसके पास वो किताब नहीं थी। कमांडर से वो टकरा जाती है और उसके पीछे बाई भी था। कमांडर उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये घटिया किताब कहाँ से मिली, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसीलिए उसे डिवीजन हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है और वहाँ उसे जेल में रखा जाता है। और उसे मिलने के लिए एक औरत टेंग लिहुआ आती है और वो ये वेंजी से कहने लगती है कि तुम तो उस गद्दार ये जेटाई की बेटी हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम अपने पिता की तरह नहीं हो, पर तुम अपने पिता की तरह टैलेंटेड जरूर हो और तुम्हारे इस टैलेंट को हम जाया नहीं जाने देंगे। वो उसे कहती है इस कागजात पर साइन कर दो और तुम वापस से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर सकती हो। ये वेंजी पहले उस कागजात को पढ़ती है लेकिन इसमें तो उसके पापा के साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थे, लेकिन वो कहती है कि ये सब झूठ है और मैं साइन नहीं करूंगी। वो औरत कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मिलिट्री तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, फिर हम भी नहीं बचा सकेंगे। लेकिन ये वेंजी नहीं मानती और वो औरत इस बर्फ जमाने वाले ठंड में एक बाल्टी पानी ये वेंजी के ऊपर ढाल देती है। इसके बाद मिलिट्री के लोग ये वेंजी को पकड़ के पहाड़ के ऊपर ले आते हैं जहाँ वही बड़ा सा एंटीना था। वहाँ चीफ इंजीनियर था जो उसे पूछता है कि ये आर्टिकल तुमने लिखा है। वो हाँ कहती है।
ये वेंजी की काबिलियत को देखकर उसे वहाँ पर एक खुफिया एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए चुना गया था और अगर वो जेल नहीं जाना चाहती है तो वो मिलिट्री के साथ काम कर सकती है, मगर वो एक बार अंदर गई तो वो बाहर नहीं आ सकती। ये वेंजी कहती है कि उसे मंजूर है। कहानी चली आती है प्रेजेंट में यानी 2024 में, जहाँ डिटेक्टिव को उसके बॉस थॉमस का कॉल आता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं उन्हीं 5 साइंटिस्ट स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि जिनकी भी मौत हुई ये लोग भी उसी से कनेक्टेड हो सकते हैं और इनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। थॉमस पूछता है कि माइक अपने हेलीकॉप्टर से कहाँ गया था। डिटेक्टिव बताता है कि अटलांटिक पर जाकर वो अचानक गायब हो गया, हमारे सैटेलाइट खराब हो गए हैं। थॉमस कहता है कि तेहरान से जो चमकदार बाईसाइकिल हेलमेट देखने को मिला उसका क्या पता चला। डिटेक्टिव कहता है कुछ खास नहीं पता चला। थॉमस उसे समझाते हैं कि तुम्हें MI5 या फिर स्कॉटलैंड यार्ड सब जगह से निकाल दिया गया था, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, खुद को साबित करो। वेरा की माँ और जिन मिलकर वेरा के फोटो के सामने खाना रखते हैं और जिन समझ नहीं पा रही कि आखिर वेरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जिन कहती है कि मरने से पहले वेरा ने ईश्वर के बारे में पूछा था, जो कि काफी अजीब था। वेरा की माँ कहती है कि हम तो इन सब पर यकीन भी नहीं करते। वो बताती है कि उसकी बेटी बहुत वीडियो गेम्स खेला करती थी और वो वही चमकदार हेलमेट निकालती है, लेकिन जिन को लगता है कि ये कोई वीडियो गेम वाला हेलमेट तो नहीं लगता। वहाँ पर जिन उस औरत की जवानी की तस्वीर देखती है और यहाँ हमें पता चलता है वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि ये वेंजी है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस मिलिट्री बेस के अंदर उसे लाया जाता है और सभी लोग किसी की टेस्टिंग कर रहे थे। वो सभी एंटीना के पास आते हैं और काउंटडाउन खत्म होने के बाद आसपास के इलाके में सारे पक्षी अचानक वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते और मर कर गिर जाते हैं, क्योंकि उस एंटीना से एक ऐसा फ्रीक्वेंसी निकलता है जो एक टारगेट पर जाकर लगता है। लेकिन वो टारगेट क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। जेन अपने घर पर उसी हेलमेट को पहनती है तो वो कहीं और पहुंच जाती है और ये लेवल 1 था। ये वीडियो गेम जैसा ही लग रहा था। उसके सामने एक मंदिर नजर आता है और उसके पीछे से एक बहुत बड़ा सूरज उग रहा था। ये सुंदर नजारा देखकर वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगती है और मिट्टी के अंदर एक डेड बॉडी को देखकर वो अपना हेडसेट निकाल लेती है। डिटेक्टिव अपने कलीग के साथ इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये भी कहते हैं कि जिनकी डेथ हुई है उनके साथियों पर भी नजर बनाए रखना होगा और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साइंस बर्बाद होने का मतलब क्या होता है। ऑगी आधी रात में सॉल को लेकर एक जगह आती है, लेकिन सॉल कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसे लग रहा था यहाँ दोनों कुछ करने वाले हैं। वो आसमान को देख रही थी क्योंकि कल रात उस लड़की ने कहा था आधी रात में आसमान को देखना। वो इंतजार कर रही थी कि शायद कुछ होने वाला है। 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। फिर हम ये वेंजी को देखते हैं जो ऑफिसर्स के साथ मिलती है और वो उसे बताते हैं कि हम यहाँ जो करते हैं तो लोग उसे सही नहीं कहते। वो बताना चाहते थे कि आखिर ये रेड गार्ड प्रोजेक्ट है क्या। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों चौंक गए थे। आसमान जैसे अपने पल के झपका रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। डिटेक्टिव थॉमस से मिलने के लिए आता है और वो भी ये सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से आसमान चमक रहा है। सॉल को लगता है कि ये कोई मोर्स कोड है। ऑफिसर्स ये वेंजी को बताते हैं कि हम एंटीना से जो फ्रीक्वेंसी भेजते हैं उससे हम कम्युनिकेट करते हैं। सॉल बताता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं और वो जो भी नंबर बोल रहा था वही नंबर ऑगी अपने काउंटडाउन में देख रही थी। आसमान में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर न्यूज में भी दिखाई जा रही थी। वेंजी से मिलने के लिए सोल आता है जो झपकते हुए सितारों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो कहता है ये सब बकवास है क्योंकि किसी भी सैटेलाइट ने ये सब कुछ देखा ही नहीं, ये सब एक छल है। सुबह में ऑगी अपने ऑफिस आती है जहाँ भी सभी लोग झपकते हुए सितारों के बारे में बात कर रहे थे। वो अंदर आती है और अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को लेकर उसकी बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसके बॉस कहते हैं प्रोजेक्ट शुरू करो और उसका ये नैनो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता भी है। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन जैसे कि उस लड़की ने कल रात कहा था प्रोजेक्ट बंद कर देने के लिए, ऑगी वैसा ही करती है। वो सभी से कहती है प्रोजेक्ट को बंद कर दो। अब उसके पास 1.5 मिनट से भी कम वक्त बचा हुआ था, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए डिटेक्टिव आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें जानना नहीं है कि सितारे झपक क्यों रहे थे। कहानी चली जाती है 1968 में। चाइना में हम ये वेंजी को देखते हैं जो ऑफिसर्स के साथ बैठकर मैसेज को सुन रही थी जो वो लोग कई सालों से भेज रहे हैं, अमेरिकन रूस से पहले भी। वो कहती है कि इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे कई गैलेक्सीज हैं और हमारे जैसे प्लेनेट और जरूर होंगे जहाँ हमारे जैसे एडवांस लोग रहते हैं। ये वेंजी कहती है कि उनसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा ट्रांसमीटर थोड़ा कमजोर है, मगर वो ऑफिसर यांग कहता है कि ये ट्रांसमीटर दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रांसमीटर है। ये वेंजी कहती है कि उसे इस ऑथर से मिलना है जिसने ये लिखा है, जो कैलिफोर्निया में रहता है, लेकिन ऑफिसर यांग कहते हैं कि हम किसी अमेरिकी से मदद नहीं ले सकते। इसके बाद यांग ये वेंजी को उसी ऑथर डॉक्टर पीटरसन का लाया हुआ एक लेटर देता है। ये वेंजी बताने लगती
है कि डॉक्टर पीटरसन पिछले साल उन्होंने ऐसा धमाका महसूस किया जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। जुपिटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा था और हमने भी एक धमाका महसूस किया, लेकिन ये धमाका सूरज से आ रहा था। यंग हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझाने लगती है कि ये धमाका जुपिटर से पृथ्वी पर पहुंचने में 38 मिनट लगते हैं, जुपिटर से सूरज तक पहुंचने में 43 मिनट और सूरज से पृथ्वी पर 8 मिनट। 43 + 8 मतलब 51। इसका मतलब ये हुआ कि 13 मिनट का फर्क है। मतलब ये हुआ कि सूरज ने जुपिटर के रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वेव को एम्पलीफाई भी कर दिया, मतलब और ताकतवर बना दिया। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन्हें अपने सिग्नल को सूरज की तरफ भेजना होगा, जो कि उनके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और इस तरीके से वो लोग ब्रह्मांड में जो भी है उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। यही कैलकुलेशन यांग अपने ऑफिसर को दिखाता है और इस कैलकुलेशन का सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता है। ये सब देखकर ये वेंजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रोफेसर कहने लगते हैं कि इन सब का राजनीति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सब पागलपन के वजह से हमें मार देंगे, ये सब बंद करो। अब सिग्नल पाने के लिए घंटों ये वेंजी एंटीना के सामने बैठे रहती है और जैसे ही वो लोग बाहर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ये वेंजी बिना किसी को बताए एंटीना सूरज की तरफ मोड़ देती है। प्रेजेंट समय में डिटेक्टिव ऑगी से माइक के बारे में पूछते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंपनी का मालिक है। पूछता है कि आखिर वेरा की ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों थी, लेकिन ऑगी को कुछ नहीं पता था। डिटेक्टिव उसे बार के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जहां उसे वही लड़की मिली थी, लेकिन असली में वहां तो कोई थी ही नहीं। डिटेक्टिव को ऑगी पर यकीन है क्योंकि उसने कुछ अजीब देखा। जब उस लड़की ने ऑगी के सिगरेट को जलाया था, वो रिकॉर्ड हो गया था। ऐसा लगता है किसी ने उस लड़की को फोटो से निकाल दिया हो। वो ऑगी से पूछता है, तुम भी तो बहुत अहम शख्सियत हो, तुमने नैनो फाइबर का इजाद किया है जो इंसानी बाल से 3000 गुना ज्यादा पतले हैं। डिटेक्टिव बताते हैं कि तुमने जैसे ही काम को छोड़ा वो काउंटडाउन बंद हो गया। न्यू दिल्ली के एक साइबरनेटिक प्रोफेसर को भी ऐसे ही काउंटडाउन दिखाई देता था। ऐसे कई लोग हैं और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। जीन दोबारा से उस हेडसेट को पहन लेती है और फिर से वो वीडियो गेम जैसे दुनिया में पहुंच जाती है। वहां उसे मिलने के लिए काउंट ऑफ द वेस्ट नाम का एक आदमी आता है। जीन सोचती है कि ये जरूर गेम के कैरेक्टर होंगे। वो आदमी उसे समझाता है कि तुम्हारा मकसद है इस दुनिया की पहेली को सुलझाना। जिन अपना नाम कॉपरनिकस बताती है और वो सामने के पिरामिड में एम्परर जाओ से मिलने के लिए चले जाते हैं। काउंट ऑफ द वेस्ट जीन को बता रहे होते हैं कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये युग अफरा तफरी का युग है या शांति का युग। अगर तुम गलत हो गई तो ये पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। तभी सामने से सूरज उगने लगता है और सभी लोग जाकर छिप जाते हैं। काउंट ऑफ द वेस्ट अपने फॉलोवर यानी उस छोटी लड़की से कहता है कि हम तीनों यहाँ नहीं रह सकते, किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी। और वो छोटी लड़की सामने लेट जाती है और सूरज के सामने आने से वो छोटी लड़की मरती नहीं बल्कि सूख जाती है। वो आदमी उसे रोल कर देता है और जिन को दे देता है और कहता है जब शांति का युग आएगा हम इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। सॉल बार में 2 लड़कियों से बात कर रहा था सितारों के झपकने के बारे में और उसे ऑगी कॉल कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो दोनों लड़कियों से बात करने में था। जैक उस हेडसेट को देखता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें तो कोई चार्जिंग पोर्ट भी नहीं था, कंपनी का लोगो भी नहीं है। जैक उस डिवाइस को पहन लेता है लेकिन वहां पहुंच के वो खुश भी था क्योंकि सब कुछ इतना असली जो लग रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक औरत आती है और उसका सिर काट देती है, कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जैक बहुत डर गया था और वो जिन पर चिल्लाता है कि ये जो कुछ भी है ये काफी खतरनाक है, ये टेक्नोलॉजी अभी से काफी साल आगे की है। जिन कहती है कि वेरा मरने से पहले यही गेम खेली थी। जैक दोबारा से उस दुनिया में जाता है लेकिन वो औरत उसका गला काट देती है। उसे लग रहा था ये जरूर कोई बड़े मकसद के लिए बनाया गया है, ऐसे गेम खेलने के लिए नहीं। वो फिर पहनता है लेकिन वो औरत उसे दोबारा मार देती है। इसके बाद जिन ट्राई करती है लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी बातें डिटेक्टिव सुन रहा था। सॉल ऑगी से मिलने के लिए आता है और वो काफी खुश है कि ऑगी का काउंटडाउन खत्म हो गया। ऑगी बताती है कि उसने अपना काम रोक दिया तभी ये काउंटडाउन बंद हुआ है, लेकिन अब उसके कंपनी वाले उसे निकालने वाले हैं। डिटेक्टिव अपनी पत्नी से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाता है और वो कब्र के सामने एक कपकेक रख देता है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो उस रात ऑगी से मिली थी, जो वहाँ अपने पिता से मिलने के लिए आई है। वो डिटेक्टिव से पूछती है कि तुम्हारी पत्नी को हुआ क्या था, तो वो कहता है ब्रेस्ट कैंसर। वो लड़की बताती है कि उसके पिता को सिर पर गोली मार दी गई थी। डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है और उस लड़की के जाने के बाद देखते हैं कि वो एडिथ नाम की लड़की के कब्र के पास आई थी और ये उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 4 साल की उम्र में एडिथ दुनिया को छोड़कर चली गई। जैक अपने घर आता है तो उसे अपने घर पर वही हेडसेट मिलता है और उसे इस बार गेम खेलने के लिए इनवाइट भी किया गया था, इसीलिए वो तुरंत वीडियो गेम की दुनिया में पहुंच जाता है और उसके दुनिया में सामने कोई मंदिर नहीं बल्कि एक किला नजर आ रहा था। उसे मिलने के लिए भी 2 लोग आते हैं लेकिन जैक अपने सिर काटने और गला काटने का बदला उस आदमी पर बखूबी निकालता है, उस प्लेयर को मुक्का मारता है। विल जो कि फिजिक्स का प्रोफेसर है वो स्टूडेंट्स को मल्टीवर्स के बारे में बता रहा था। तभी उसे डॉक्टर चौधरी का कॉल आता है और डॉक्टर उसे कुछ बताते हैं जिससे वो काफी उदास हो गया था। वो जैक से मिलने के लिए जाता है लेकिन
हमेशा की तरह जैक बोलते ही जा रहा था अपने वीडियो गेम के एक्सपीरियंस के बारे में, और विल उसे बता देता है कि उसे स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर है और उसके पास सिर्फ 2 से 6 महीने तक का वक्त है। जैक उसे कहता है तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि तुम हमेशा हार मान लेते हो, तुम फिजिक्स को छोड़कर चले गए, तुमने जिन को भी आज तक प्रपोज नहीं किया। उस गेम के अंदर जिन सम्राट जाओ से मिलने के लिए आती है और काउंट ऑफ द वेस्ट सम्राट को दुनिया को बचाने के बारे में बता रहा था, लेकिन जिन वहां पर कहने लगती है कि हम दुनिया को बचा सकते हैं लेकिन फिजिक्स का इस्तेमाल करके। काउंट ऑफ द वेस्ट वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी लकड़ियों को सजाता है और बताता है कि अफरा तफरी का युग 8 दिनों में खत्म हो रहा है और उसके बाद 63 सालों तक शांति का युग बना रहेगा। वो जिन से कहता है अपना हाथ जमीन पर रखो, समय जल्दी गुजरेगा, और बिल्कुल वैसा ही होने लगता है और अफरा तफरी वाला माहौल बीत जाता है और जितने भी लोग पहले सूरज के कारण सूख गए थे उन्हें पानी में गिरा दिया जाता है और वो दोबारा से इंसान में बदल जाते हैं। वो छोटी बच्ची भी बच गई थी, लेकिन तभी अंधेरा होने लगता है और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वो छोटी बच्ची जिनको पुकारती है लेकिन वो ठंड में जम गई थी और उसका हाथ टूट जाता है, मतलब कि शांति का युग आ गया है। ये अंदाजा काउंट ऑफ द वेस्ट ने गलत लगाया। फिर वहां पर एक औरत आती है और जिनको बताती है कि तुम इस सभ्यता को बचाने में नाकाम रही, लेकिन दूसरे पड़ाव में तुम्हें साइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कोई तो है जो सारे वीडियो गेम की दुनिया को अपने स्क्रीन पर देख रहा था। डिटेक्टिव थॉमस से मिलने के लिए जाता है और वो माइक के बारे में पूछता है तो डिटेक्टिव बताता है कि वो हमेशा से बुरे काम में शामिल था, वैक्सीन के खिलाफ आवाज उठाना, 5G के पीछे कॉन्स्पिरेसी करना। थॉमस कहता है जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी माइक ही है। डिटेक्टिव ने कुछ स्टडी किया है और पता चला है कि 1977 में वो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी 72 सेकंड के लिए ऐसा ही कुछ, मतलब कि सितारों को झपकते हुए देखा गया। इस सिग्नल को नाम दिया गया था वाओ सिग्नल। उन्हें लग रहा था कि ये एलियंस की तरफ से कोई सिग्नल है। डिटेक्टिव कहता है कि ये माइक भी बहुत अजीब आदमी है और क्या आपको पता है कि वो 1977 के समय कहाँ काम करता था। फिर हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में। ये वेंजी और यांग को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने के लिए आते हैं। वो आदमी यहाँ आया है ताकि वो पक्षी की एक प्रजाति को बचा सके जो पेड़ काटने की वजह से अब विलुप्त होने के कगार पर है। ये वेंजी बताती है कि वो यहाँ पर रेडियो लैब बनाना चाहती है। वो आदमी मना करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इंसानों की लालसा कब खत्म होगी, तुम्हें ये सब देखकर दुख नहीं होता। वो जवाब देती है मैं कुछ कर नहीं सकती। वो उन दोनों को जाने को बोलता है और बाहर निकलकर वो आदमी अपना नाम बताता है कि वो ही माइक इवांस है और ये वेंजी उसे वादा करती है कि वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करेगी। यांग से बात करने पर वो बता रही होती है कि लैब बनाने के लिए वो कोई दूसरा जगह देख लेंगे, लेकिन यांग नहीं मानता और वो उसे समझाता है कि तुमने यहाँ 8 साल दिए हैं, इसे ऐसे बर्बाद मत होने दो। वो बताता है कि एक औरत उनकी मदद करने के लिए आई है और वो कोई साइंटिस्ट तो नहीं है। उसका नाम है टैंग होंगजिंग और वो रेड गार्ड हुआ करती थी। 1966 में उसने सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हत्या कर दी थी। उसका नाम था ये जेटाई। ये सुनकर ये वेंजी समझ जाती है कि ये तो उसके पिता ही हैं, इसीलिए वो उस औरत से मिलने के लिए काफी बेताब थी। उस औरत को देखते ही वो गुस्से में आग बबूला होने लगती है। ये वेंजी से बात करने पर वो औरत कहती है कि समय बदल चुका है, मैं भी बदल चुकी हूँ, लेकिन ये वेंजी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी। वो औरत बताने लगती है कि पार्टी की तरफ से उसे बहुत काम कराया जाता था, उसे जमीन पर सोना पड़ता था और एक दिन उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए उन्होंने उसका हाथ काट दिया। वो कहती है कि तुम तो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए तुम्हारे पास दिमाग है, तुम बच गई, वरना तुम्हें भी हमारे साथ काम करना पड़ता। ये वेंजी बोलती है कि दिमाग तो मेरे पापा के पास भी था, कहाँ छोड़ा तुम लोगों ने उसे। लेकिन उस औरत को अपने प्रोफेसर को मारने का कोई पछतावा नहीं था। ये वेंजी को रात में सिग्नल देखने को मिलता है। स्क्रीन पर चाइनीज में लिखा हुआ था डू नॉट आंसर, मतलब जवाब मत देना। मैं इस दुनिया की शांतिवादी हूँ, तुम काफी लकी हो कि तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ा। इस सिग्नल का जवाब मत देना, अगर तुमने ऐसा किया तो हमें वहाँ आना पड़ेगा और हम तुम्हारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। ये मैसेज देखकर वेंजी डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। ये वेंजी एंटीना को सूरज की तरफ मोड़ती है और बावजूद इसके कि एलियन ने मना किया था सिग्नल भेजने को, वो फिर भी सिग्नल भेज देती है और मैसेज में लिखती है आप लोग आइए, हम लोग खुद को बचा नहीं सकते और इस दुनिया को जीतने में मैं आपकी मदद करूंगी। और वो हिम्मत जुटाकर मैसेज भेज देती है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और हम यूरोप काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि सर्न इंस्टीट्यूट को देखते हैं स्विट्जरलैंड में, जहां डिटेक्टिव वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहां पर भी दर्जनों प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं, वो भी 2 महीने में, और 30 से भी ज्यादा साइंटिस्ट की मौत हो गई है।
एक साइंटिस्ट की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। डिटेक्टिव कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कागज रखे हुए थे और एक लॉकर भी था जिसमें वही हेड सेट होता है जिसे वो डिटेक्टिव बहुत समय से ढूंढ रहा था। तो वहीं लंदन में पांचों दोस्त जैक के घर पर बैठकर स्विट्जरलैंड में मारे गए साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। विल ऑगी से पूछता है कि वो काउंटडाउन तुम्हें अभी भी दिखाई देता है? तो वो कहती है नहीं, मेरे करियर की तरह वो भी खत्म हो गया। विल जिन से बात करता है और बताता है कि वो पढ़ाना छोड़ रहा है क्योंकि उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को है और कैंसर वाली बात वो जिन को अभी भी नहीं बताता। ऑगी बाथरूम ढूंढते हुए ऊपर आती है और उसे जैक के कमरे में वही हेडसेट देख लेती है जिसे वो पहन लेती है और पहुंच जाती है गेम के अंदर। लेकिन उसका भी गला काट दिया जाता है क्योंकि उसे इनविटेशन नहीं मिला था। वो जैक से पूछने लगती है कि ये है क्या। वो समझ जाती है कि जैक और जिन ये गेम खेल रहे हैं और वो उन लोगों से कहती है कि वेरा भी मरने से पहले यही गेम खेला करती थी और तुम लोग भी यही गेम खेल रहे हो। वो जिन से पूछने लगती है आखिर ये चीज है क्या, ये हमें काबू कर रही है। जैक कहता है कि बिना न्योता के कोई भी इस गेम को नहीं खेल सकता और किसी ने उसे इनविटेशन भेजा लेकिन उसे नहीं पता कौन। उसके घर की सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है और उसने कैमरा फुटेज भी देखा लेकिन कोई नजर ही नहीं आया कि किसने इस हेडसेट को यहाँ पहुंचाया। और ऑगी और सॉल को लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है शायद ये सब कुछ कनेक्टेड है, ये गेम भी। ऑगी दोनों से वादा करने को बोलती है कि वो लोग इस गेम को नहीं खेलेंगे। जिन वादा करती है कि वो नहीं खेलेगी लेकिन उसके बाद भी वो और जैक गेम के बारे में बात करते ही रहते हैं और जिन कहती है कि उसे अगली सभ्यता किसी भी तरह बचानी होगी, वो भी साइंस की मदद से। वो लोग जो भी गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे डिटेक्टिव उन दोनों की बातों को सुन रहा था। इसके बाद दोनों ही अपना हेडसेट पहन लेते हैं और गेम में पहुंच जाते हैं। ये था लेवल 2 और वहाँ दोनों एक साथ थे। सामने एक किला था और वहाँ पर जिन को वही छोटी बच्ची मिलती है जो उसे मिलकर बहुत खुश थी। वो लड़की कहती है कि अगर आप दुनिया को बचाने के लिए आए हैं तो जल्दी करिए, पोप अपना फैसला सुनाने वाले हैं। उस लड़की को अपनी सारी मौतें याद हैं। दोनों महल के अंदर आते हैं और पोप ग्रेगोरी अपना फैसला सुनाने वाले थे लेकिन वो दोनों से पूछते हैं तुम्हारे पास सूरज की चाल को समझने का कोई तरीका है तो अभी बता दो। जिन बताती है कि सूरज के चाल का कोई पैटर्न है ही नहीं और इस दुनिया के काफी चीजों को नोटिस करने के बाद मुझे पता चला है और मैंने ये नतीजा निकाला है कि ये जो ग्रह है ये 3 बॉडी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये ग्रह किसी एक सूरज के चारों ओर घूमता है तो वो शांति युग है, लेकिन अगर ये ग्रह किसी दूसरे सूरज की तरफ चला जाता है तो अफरा तफरी का युग शुरू हो जाता है। ये सब सुनने के बाद पोप उन दोनों को जलाकर मार देने को बोलते हैं। तभी बाहर आग लग जाती है, हरकंप मच जाता है, मतलब कि अफरा तफरी का युग आ गया। वो छोटी बच्ची अंदर आ जाती है और कहती है बाहर 3 सूरज आ गए हैं, दुनिया खत्म होने को है। बच्ची को बचाने के लिए जिन कुछ नहीं कर पाती और पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों तो गेम का हिस्सा हैं, इस दुनिया के नहीं। फिर वहाँ पर सिर काटने वाली औरत आ जाती है और बताती है कि इस सभ्यता का अंत 3 सूरज के वजह से हुआ, लेकिन तुम इसका कारण समझने में कामयाब रहे, इसलिए तुम्हें लेवल 3 में भेजा जाता है। डिटेक्टिव हेडसेट थॉमस को ले जाकर दिखाता है और जैक और जिन उन दोनों के बारे में भी बता देता है कि वो लोग इस गेम को खेलते हैं और वो एक ग्रह को कई सूरज से बचाते हैं। एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे बचाना पड़ता है लेकिन हर बार वो नाकाम हो रहे हैं। हेडसेट के अंदर एक रेटिना स्कैनर है, ऑक्सीजन मीटर है और ब्रेन वेव सेंसर है और ये बहुत सारे बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा करता है। थॉमस कहता है कि लगता है वो लोग यहाँ से होशियार लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। जिन अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड राज को देखती है और राज उसे पूछता है कि फैमिली डिनर को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जिन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। राज कहता है ठीक है, लेकिन उनके सामने साइंस की बातें मत करना। मगर डिनर पर देखते हैं कि जिन परिवार के सामने साइंस की ही बातें करने लगती है। राज के पापा बताने लगते हैं कि वो कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए गए थे और वो बताने लगते हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर को मार गिराया और इसके लिए राज के पापा को परमवीर चक्र भी मिला। विल का कैंसर का ऑपरेशन होता है और उसे मिलने के लिए सोल और जैक आते हैं और फिलहाल वो दवाई के नशे में था, इसीलिए वो कुछ भी बातें कर रहा था। ऑगी अपने ऑफिस आती है और उसके बॉस सोच रहे होते हैं कि आखिर बात क्या हो गई कि ऑगी अपने ही इस कीमती प्रोजेक्ट को बंद करके चली गई। उन्होंने सोच रखा था कि मार्केट में सबसे पहला नैनो फाइबर वही लॉन्च करेंगे, लेकिन ऑगी ने सब बर्बाद कर दिया। वो ऑगी से कह देते हैं कि तुम अभी भी पैरोल पर हो, अगर काम नहीं करोगी तो वर्क वीजा ना मिलने पर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, जो तुम शायद नहीं चाहती हो। इसलिए मजबूरन उसे अपना प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है। वो जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है और उसके पास करीब 1 मिनट का समय बचा था, इसलिए वो डर के मारे मशीन बंद कर देती है और रोते हुए सॉल को कहती है और बताती है कि वो नंबर मुझे फिर से दिखने लगे हैं और उसे समझ आ गया था कि आखिर साइंटिस्ट मर क्यों रहे हैं और उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसका है, इसीलिए सॉल को वो अपने पास बुलाती है। लेकिन सॉल एक लड़की के साथ था और उस लड़की की आवाज सुनकर ऑगी गुस्से में फोन काट देती है। सुबह होते ही जिन जैक के घर पहुंचती है लेवल 3 खेलने के लिए और वो गेम के अंदर पहुंच जाते हैं शांगडू और उन्हें पता चलता है कि वो लोग अभी 3 बॉडी सिस्टम में हैं
और इस 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उन्हें ढूंढना पड़ेगा। उन्हें वहाँ पर वही छोटी लड़की मिल जाती है, लेकिन वो कहती है कि हम लोग बात नहीं कर सकते। वहाँ के सम्राट खान से मिलने के लिए दोनों पहुंच जाते हैं और 3 बॉडी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पहले सुनना चाहते हैं कि दोनों के पास कोई सोल्यूशन है या नहीं। पर जिनके पास भी कुछ खास कहने को नहीं था। वहाँ 2 साइंटिस्ट थे, ट्यूरिंग और आइजैक न्यूटन, और उन्होंने वहाँ पर एक तरह का इंसानी कंप्यूटर बनाया है सोल्जर्स की मदद से, वो भी 3 करोड़ सोल्जर्स। कुछ कैलकुलेशंस के बाद वो साइंटिस्ट कहते हैं कि अफरा तफरी का समय 3 दिन बाद शुरू होगा और 8 महीने तक चलेगा। इसके बाद 10,000 साल का शांति युग आ जाएगा। इसके बाद ग्रेट खान अफरा तफरी के समय को पार कर देते हैं और वो लोग शांति के युग में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन को लग रहा था शायद ये कैलकुलेशन सही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं। गुस्से में राजा आदेश देते हैं दोनों को उबाल दो। फिर दोनों को खौलते हुए पानी में डुबा दिया जाता है और जिन जमीन को छूकर दिन को आगे बढ़ाने लगती है और वो उस समय तक पहुंच जाती है जहां तीनों सूरज बिल्कुल एक साथ लाइन में लगे हुए थे। उन तीनों सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स मिलकर सभी को अपनी तरफ खींचने लगता है। जिन फिर से उस छोटी बच्ची को नहीं बचा पाती और सारे लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वहां वही सिर काटने वाली औरत आ जाती है और कहती है कि इस सभ्यता का अंत 3 सूरज के सीजीगी के वजह से खत्म हुआ। सीजीगी का मतलब है वो पोजीशन जिसमें ये 3 सूरज एक लाइन पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रहण के समय सूरज, पृथ्वी और चांद बिल्कुल एक लाइन पर होते हैं, लेकिन दोनों को चौथे लेवल पर भेज दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने सही कारण को ढूंढ लिया कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। हमने देखा था कोई तो था जो उस गेम पर नजर रखा हुआ था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक का आदमी फेलिक्स है। फेलिक्स उन दोनों प्लेयर के बारे में माइक को बता देता है तो माइक कहता है कि इन्हें लंदन में होने वाले मीटिंग में आने का इन्विटेशन भेज दो। माइक वापस हैंसल एंड ग्रेटल बुक पढ़ रहा था और एक औरत स्पीकर के जरिए उससे बात कर रही थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही एलियन है जिसे माइक माई लॉर्ड कहकर बुलाता है। सुबह सुबह जिन और जैक को लेवल 4 पर जाने का इनविटेशन मिलता है। वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और डिटेक्टिव की भी नजर उनके पीछे ही थी। वहां पर वही अजीब औरत मिलती है जो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों इंग्लैंड में पहले हो जो इस चौथे लेवल तक पहुंचे हैं। वो औरत जिनकी तारीफ करती है कि वो कितनी जल्दी 3 बॉडी प्रॉब्लम के बारे में समझ गई और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग बाकी प्लेयर से काफी तेज दौड़ता है। इसके बाद दोनों लेवल 4 खेलने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लोग एक बंजर जमीन पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें सिर काटने वाली औरत और वही छोटी बच्ची मिलती है। औरत बताती है तुम सही थे, इस 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। और उस औरत की ही आवाज हमने माइक के स्पीकर में सुना था और वो उन दोनों से कहती है कि जिस ग्रह की किस्मत इतनी बुरी हो कि वहाँ कोई रह भी ना सके, वहाँ का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वहाँ से भाग निकलना। वो औरत कहती है इसीलिए जब हमें तुम्हारे ग्रह पर आने का न्योता मिला तो हमने अपने लिए 1000 स्पेसशिप्स बनाए और वो लोग कभी भी पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। वो लड़की जिन से पूछती है कि आप हमारा स्वागत करेंगे, हम सब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वो लोग अपना हेडसेट उतार लेते हैं और उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जिससे भी कांटेक्ट किया वो सब असली हैं। वो लड़की बताती है कि उन लोगों का नाम है सांटी और उनसे सबसे पहले कांटेक्ट चाइना ने किया था और चाइना में सांटी रेन का मतलब होता है 3 बॉडी पीपल और इस गेम को एलियंस ने बनाया है ताकि वो अपने अस्थिर सूरज के बारे में हमें बता सके। जैक को ये सब बकवास लग रहा था क्योंकि उसे एलियन पर भरोसा है ही नहीं। वो औरत कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो। जैक वहाँ से चला जाता है। वो औरत जिनको इन्विटेशन देती है मीटिंग में आने के लिए और ऐसे ही इनविटेशन लेवल 4 पर पहुंचने वाले बाकी सारे प्लेयर्स को भी दिया गया था। वो औरत जानती है कि कैसे जिन को उसके घर से बेदखल कर दिया गया और शायद इसीलिए वो उन एलियंस के दर्द को महसूस कर पा रही है। जिन चौंक जाती है कि इस औरत को इतना कैसे पता। वो बताने लगती है कि आधी रात में बाढ़ के आने से उसका घर बह गया जिसमें उसके मम्मी पापा मारे गए। जैक जब अपने घर आता है तो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा था। जैक कमरे में आकर देखता है कि उसका लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, उसके फोन में भी सिग्नल नहीं था। वो सिग्नल ढूंढने के लिए ऊपर कमरे में जाता है तभी वहां पर वही मिस्टीरियस औरत आ जाती है जो जैक को मार डालती है और कहती है कि तुम्हें बस गेम खेलते रहना चाहिए था। भले ही वो पूरा फ्लोर कांच का बना हुआ था लेकिन फिर भी डिटेक्टिव को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की कैमरा से गायब हो जाती है। अब कहानी आ जाती है 1982 के समय को दिखाते हुए। लंदन में हम माइक को देखते हैं जो ये वेंजी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिली। वो उसे कहने लगता है कि तुम आखिरकार वहां से निकल ही गई और तुम्हारे पिता के बारे में मैं जानता हूँ। ये वेंजी उसे कहती है मैं भी तुम्हारे पिता के बारे में जानती हूँ, तुम उन्हीं के ऑयल कंपनी को चला रहे हो। मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। समय के साथ हालात बदल जाते हैं। माइक कहता है मेरे लिए नहीं, उन विलुप्त हुई प्रजाति के लिए लड़ने के लिए मैं उस झोपड़ी में अभी भी रह सकता था, लेकिन कभी
कभार ताकतवर लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। वो ये वेंजी से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वो बताती है कि उस पहाड़ के ऊपर मैंने कुछ किया था, मुझे नहीं पता मुझे किससे बात करनी चाहिए थी। इसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट यानी कि 2024 में। हम विल को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसे मिलने के लिए सॉल आता है। वो काफी घबराया हुआ था। डिटेक्टिव और थॉमस जिन और ऑगी को जैक के घर का वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ऑगी कहती है ये वही लड़की है जिसने मुझे लाइटर दिया था। थॉमस को पता है कि जिन को एक मीटिंग में इनवाइट किया गया है। थॉमस उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो तुम अपने दोस्त का मातम मना सकती हो या तुम उस खूनी को पकड़ने में हमारी मदद करो। सारा दोष जिन अपने ऊपर ले रही थी कि उसी के वजह से जैक की मौत हुई, क्योंकि वो गेम खेलना बंद ही नहीं कर रहा था और वो उस लड़की के सामने चुप भी नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है कि सांटी सही में है और वो लोग यहाँ आने वाले हैं और कहती है कि मुझे इन एलियन से लड़ना नहीं आता। ऑगी उसे समझाती है कि पर इन एलियंस के लिए जो मदद कर रहे हैं वो तो इंसान है, उनसे तो लड़ सकती हो। डिटेक्टिव माइक को ढूंढने के लिए निकलता है और वो फिलहाल मेडिटेरेनियन सी में है, मगर थॉमस कहता है पकड़ने से पहले हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर हम उसी जहाज को देखते हैं जहाँ माइक के साथ और भी बहुत सारे लोग, करीब 1000 लोग रह रहे थे और एक छोटी बच्ची माइक से पूछती है कि हम भगवान से कब मिलेंगे। माइक उसे कहता है कि भगवान चमत्कार कर सकते हैं और जब तक वो नहीं आते हम यहीं रहेंगे। फेलिक्स माइक को कल होने वाले मीटिंग में आने वाले गेस्ट का लिस्ट देता है, लेकिन उसमें जैक का नाम नहीं था। कहता है कि अब वो हमारे काम का नहीं रहा, इसीलिए उसे हटा दिया गया। कमरे में आने के बाद माइक फिर से अपने माई लॉर्ड से बात करता है। वो औरत माइक को बता देती है कि तुम्हारे दुश्मन जानते हैं तुम कहाँ हो और वो मीटिंग के बारे में भी जानते हैं। डिटेक्टिव जब अपने घर पे था तो उसका बेटा एक बहुत ही वायलेंट गेम खेल रहा था। डिटेक्टिव अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें कोई जॉब मिली या नहीं, तो वो कहता है मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। डिटेक्टिव कहते हैं ये कोई जॉब नहीं है। लड़का कहता है कि आपने जॉब करके कौन से झंडे गाड़ लिए। डिटेक्टिव कहता है कि मैं काम करता हूँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमीर बनने के लिए नहीं। और उनकी बातों से पता चलता है कि उसका बेटा गे है, लेकिन डिटेक्टिव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लड़का वादा करता है कि वो अपने पापा के लिए फ्यूचर में एक घर जरूर खरीदेगा। विल जैक के कमरे में था जहाँ उसका मर्डर हुआ था और उसे और सोल को वहाँ पर एक डब्बे के अंदर जैक के बचपन के तस्वीर मिलते हैं। मीटिंग में जाने से पहले डिटेक्टिव जिन को समझा देता है कि तुम हमारे लिए जासूस का काम करोगी, हमारी नजर तुम पर ही रहेगी। और वो उसे कहते हैं कि हो सके तो बैग में कपड़े, टूथब्रश सब रख लेना, क्योंकि तुम शायद घर वापस नहीं आ पाओगी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। जिन पूछती है कि वो आखिर है कौन, हमेशा वो कहते रहते हैं, क्या सच में कोई एलियन है। अब अगले दिन वो मीटिंग के लिए लंदन पहुंच जाती है तो वहीं माइक माई लॉर्ड को एक कहानी पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर माई लॉर्ड के काफी सारे सवाल भी होते हैं जो वो पूछने भी लगती है। और कहा जाए तो वो इंसानों के नेचर को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि एलियंस तो बस एक दूसरे से वही कहते हैं जो उनके मन में होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए वो माइक की बातों को साफ साफ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इंसान झूठ क्यों बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे माई लॉर्ड मतलब कि वो एलियन माइक की बातों को समझने लगती है। माइक उनसे कहता है कि इसीलिए तो आपको हमारी जरूरत है ताकि आप इंसानों को अच्छे से समझ सकें। लेकिन वो कहने लगती है कि झूठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता और हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर माइक घबराने लगता है, कहीं वो एलियन यहाँ आने का इरादा ना बदल दें। जिन एक वीरान जगह आती है जहाँ एक औरत पहले उसकी चेकिंग करती है, उसका रेटिना स्कैन करती है और उसके बाद उसे अपने गाड़ी में बैठने को बोलती है। वो उसे मीटिंग तक लेकर जाती है और वहाँ सब कुछ डिटेक्टिव देख रहा था। जिन उस औरत से पूछती है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, तो वो जवाब देती है कि हमारे लॉर्ड तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। अब मीटिंग तक पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे वही औरत मिलती है जिसे वो गले लगाती और कहती है कि तुम्हारे दोस्त के मरने का अफसोस है। डिटेक्टिव उस लड़की की आवाज को सुनकर पहचान जाता है कि इसी लड़की से तो वो कब्रिस्तान पर मिला था। मीटिंग में वो लड़की अपने लॉर्ड के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस संगठन की फाउंडर को बुलाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वेरा की माँ ये वेंजी है, जिसे देखकर सभी का होश उड़ गया था क्योंकि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो वहाँ स्टेज पर जाकर कहने लगती है कि मैंने अपने मुल्क को तबाह होते हुए देखा है, मेरी फैमिली खत्म हो गई, इंसान इंसानों को मारते थे, लेकिन अभी भी हम यही कर रहे हैं, हम खुद को बचा सकते हैं पर हम अकेले नहीं हैं। सांटी ने कुछ ऐसा ही हासिल कर लिया है और वो हमें वो सिखाने के लिए यहाँ आ रहे हैं ताकि हम जान सकें कि कैसे सरवाइव करना है। वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पहुँचने में 400 साल लग जाएगा, इसलिए हमें अपने बच्चों को उनके आने के स्वागत के लिए तैयार करना पड़ेगा और उस दुनिया को भी। लेकिन तभी वहाँ पर बंदूक लेकर फोर्स की टीम पहुँच जाती है और ये वेंजी सभी लोगों से कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है लॉर्ड की मर्जी से ही हो रहा है, आप सभी लोग बैठ जाइए। वो सभी जितने भी मीटिंग में गेस्ट आए थे सभी के हाथों को बांध दिया जाता है और जिन को वो अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो रहस्यमयी औरत बंदूक निकालकर गोली चला देती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। डिटेक्टिव जिन को लेकर वहाँ से निकलते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें एक महफूज जगह ले जाएंगे,
तुम्हारी दोस्त ऑगी के साथ। फिर हम उस औरत को देखते हैं जो किसी तरह उस भगदड़ से बचकर निकल आती है। विल जैक का फोटो अपने घर पर लगा देता है और वो जिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उन लोगों को एक वेकेशन पर जाना चाहिए जिसकी उन्हें बहुत जरूरत है। लेकिन विल समझ जाता है कि जिन को छुपा रही है और वो उसे कहने लगती है कि बहुत अजीब कुछ हो रहा है और ये सब हमारे बारे में है जो हमारे पैदा होने से पहले शुरू हुआ था। फिर कहानी चली जाती है 1984 में। हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक जहाज को देखते हैं जिसमें वही बड़ा सा एंटीना लगा हुआ था। ये वेंजी माइक के साथ वहां पहुंच जाती है। माइक ने वहां पर अपना एक रिसर्च बेस बनाया है जहां वो लोग बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर सकते हैं। माइक बताता है कि तुम्हारी मिलिट्री से जाने के बाद उनका रिप्लाई आया था क्योंकि तुम उनके लिए बहुत खास हो और एलियंस हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं और अपने बारे में भी बताना चाहते हैं। वो ये वेंजी से कहता है कि तुम हमारे लिए उम्मीद बनकर आई हो और वो आ रहे हैं, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। ये वेंजी से पूछताछ करने के लिए थॉमस पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि माइक के जहाज पर क्या होने वाला है। ये वेंजी अपने लॉर्ड के बारे में बात करने लगती है और कहने लगती है वो आ रहे हैं और उन्हें रोकना तुम्हारे बस में नहीं है और वो जब आएंगे तुम उनका एहसान मानोगे। इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो जिन के बॉयफ्रेंड राज से मिलता है और राज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थॉमस उसके पास क्यों आया है। वो तो उसे जानता भी नहीं है। राज थॉमस का आईडी देखता है और वो चौंक गया था। थॉमस उसे पूछता है कि तुमने नेवी क्यों ज्वाइन किया। राज कहता है अपनी देश की हिफाजत के लिए। थॉमस उसे एक और बड़े चीज में शामिल होने के लिए कहता है। ये वेंजी से पूछताछ करने पर डिटेक्टिव उसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि जब एलियंस यहाँ आएंगे तो वो अच्छे ही होंगे। वो पूछता है क्या तुम्हें वहां से रिप्लाई आया था और उन्होंने कहा था कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तुमने उन्हें मैसेज भेजा। ये वेंजी बताने लगती है कि हमारी सभ्यता अपने समस्याओं को खुद सुलझा नहीं सकते। जीन और ऑगी एक महफूज जगह रह रहे थे और ऑगी वहां पर सोल्जर्स को चेकआउट भी कर रही थी और वो जिन से पूछती है कि राज कहाँ है। वो कहती है होगा कोई मिशन पर। जिन कहने लगती है कि वो वेरा की माँ को समझ नहीं पाई। वो तो उसके लिए प्यारी सी आंटी जैसी थी जो उसके लिए पकवान बनाती थी, लेकिन वो ऐसा भी कुछ कर सकती है उसे अंदाजा नहीं था। डिटेक्टिव ये वेंजी के लिए कॉफी लेकर आते हैं और वो कहने लगती है कि तुमने मुझे लॉर्ड के कहने पर ही पकड़ा है। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक वेरा के पिता हैं, लेकिन ये बात उसने अपनी बेटी से छुपा के रखा। इस तरह से वो अपनी बेटी को बचा के रखना चाहती थी, लेकिन ये प्लान काम नहीं आया। डिटेक्टिव उसे पूछते हैं कि इन सब में जिन को शामिल क्यों किया। वो बताने लगती है क्योंकि वो इस पीढ़ी की बहुत अच्छी फिजिसिस्ट है। डिटेक्टिव कहता है कि मैसेज को उनके ग्रह तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं और उनके जवाब मिलते ही और 4 साल। लेकिन इतने सालों में माइक उस जहाज में कर क्या रहा है। वो कहने लगती है काश मैं तुम्हें भविष्य दिखा सकती। डिटेक्टिव जवाब देता है कि तुम जितना सोच रही हो भविष्य उतना अच्छा तो नहीं होगा। इंट्रोगेशन के बारे में डिटेक्टिव थॉमस से बात कर रहा था और थॉमस कहता है कि हमें माइक के बारे में कुछ पता लगाना होगा, खासकर अंदर की खबर। वो लॉर्ड के साथ क्या बातें करता है और उन्हें उस रिकॉर्ड को जाकर चुराना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लोग स्पेशल फोर्स को वहां भेजते हैं तो दोनों तरफ से बहुत खून खराबा होगा। बच्चे लोग भी है वहां और वो भी मारे जाएंगे। लेकिन डिटेक्टिव बताता है कि उस जहाज ने अगले महीने पैनामा कैनल अथॉरिटी में एक दिन के लिए स्लॉट बुक किया है। जहाज में देखते हैं कि फिलिक्स काफी घबराया हुआ था क्योंकि मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन लोगों का प्लान गड़बड़ हो सकता है। पुलिस उनके पीछे आ सकती है, लेकिन माइक उसे तो इस बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहता है ये सब तो लॉर्ड के मर्जी से ही हो रहा है, तो फिर हैरानी किस बात की। फिर वो अपने कमरे में आता है और लॉर्ड से बात करने की कोशिश करता है जिन्होंने अब इंसानों से बात करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंसान उन्हें धोखा दे सकते हैं। मगर माइक गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, हमसे बात करिए। डिटेक्टिव ऑगी और जिन के लिए खाना लेकर आते हैं और वो ऑगी से कहता है कि वो राज हासिल करने के लिए तुम्हें अपना नैनो फाइबर प्रोडक्शन दोबारा से शुरू करना होगा। काउंटडाउन के वजह से ऑगी डरी हुई थी और वो पूछती है कि मेरे नैनो फाइबर से क्या हो जाएगा, लेकिन डिटेक्टिव कुछ नहीं बताता और कहता है बस भरोसा रखना। इसीलिए दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं प्रोडक्शन शुरू करने और पहले वो थोड़ा सा विस्की पीती है जो काफी कड़वा था। प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वो देखती है कि काउंटडाउन उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत खुश हो जाती है और डिटेक्टिव को गले लगा लेती है। ऑगी को काउंटडाउन नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो एलियन अब इंसानों से बात करना बंद कर चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंसान झूठे धोखेबाज होते हैं। थॉमस, राज और बाकी के नेवी ऑफिसर्स को अगले 6 दिन चलने वाले एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं जिसे करने पर उन्हें कोई इज्जत, कोई अवार्ड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विल से मिलने के लिए सोल और जैक का लॉयर सेल्विन आते हैं जो अपने साथ जैक के प्रॉपर्टी का पेपर्स भी लाए थे और पता चलता है कि जैक ने अपना आधा प्रॉपर्टी विल के नाम कर दिया है और टैक्स काटने के बाद विल को
20 मिलियन पाउंड मिलेगा और वो उसे डॉक्यूमेंट दे देता है साइन करने के लिए। सोल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैक भी यही चाहता कि तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करो, लेकिन वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और जितना भी समय बचा है मैं हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहता। पैनामा कैनल में नेवी सोल्जर्स मिलकर ऑगी के नैनो फाइबर एपरेटस लगा रहे थे। थॉमस राज को जाकर बता देता है कि काम जल्दी से करो, 26 घंटे में जहाज यहाँ पहुंच जाएगा। फिर वो ऑगी से जाकर बात करता है और राज को कहता है कि उस लड़की पर थोड़ा नजर रखना, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ऑगी इस बात को लेकर परेशान थी कि उस जहाज में जितने भी लोग होंगे सब मारे जाएंगे, इसीलिए वो राज से पूछती है कि उस जहाज में कितने लोग होंगे। वो कहता है ज्यादा लोग नहीं होंगे। ऑगी कहने लगती है कि उन्होंने पहले कभी इतने लंबे नैनो फाइबर नहीं बनाए, उसे भरोसा नहीं है कि ये टिक पाएंगे भी कि नहीं। राज के लिए ये बस एक काम है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने लोगों की जान जाती है, क्योंकि ये करना जरूरी है। ऑगी किसी को मारना नहीं चाहती थी और वो राज से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये क्यों हो रहा है। वो कहता है कि हम एक जंग में हैं। इसके बाद कैनल में जैसे ही माइक वाला जहाज पहुंचता है और नैनो फाइबर सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। माइक अपने लॉर्ड का इंतजार कर रहा था। राज देखता है कि नैनो फाइबर काम ही नहीं कर रहे हैं और वो ऑगी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या। ऑगी कहती है काम कर रहा है। फिर वो फाइबर जो इंसानी बाल से 3000 गुना पतले होते हैं वो जहाज में लोगों को काटने लगते हैं, तबाही मचने लगती है और सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और सभी लोगों के शरीर बीच से कट जाते हैं। फिलिक्स की भी मौत हो जाती और आखिर में माइक भी मर जाता है। नैनो फाइबर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं ये देखकर के जहाज के भी पतले पतले टुकड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता। ये सब देखकर ऑगी तो खुश नहीं थी। फिर वहाँ सोल्जर पहुंच जाते हैं। ऑगी वहाँ एक छोटे बच्चे का कटा हुआ पैर देख लेती है। थॉमस और राज को वहाँ पर माइक की डेड बॉडी मिलती है और वहीं उन्हें हार्ड ड्राइव मिल जाता है जिसकी तलाश वो लोग कर रहे थे, जिसमें एलियन के साथ बात करने वाले सारे चैट्स होंगे। सभी कंप्यूटर एक्सपर्ट उस ड्राइव को खोलने में लगे हुए थे, लेकिन एक आदमी कहता है कि इसे क्रैक करने में 3.8 बिलियन ईयर्स का समय लग सकता है। डिटेक्टिव हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इस ड्राइव को तोड़ दो, लेकिन तभी वो ड्राइव खुद ब खुद खुल जाता है। शायद लगता है कि वो एलियंस भी चाहते हैं कि इंसान इस चैट को पढ़ें। उसमें 28 GB का टेक्स्ट और मीडिया फाइल था, लेकिन एक और फाइल था जिसका फॉर्मेट किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका साइज 100 पेटाबाइट मतलब के 100 मिलियन GB का है। थॉमस जहाज के साथ जो कुछ भी हुआ ये वेंजी से वो पूछता है क्या लॉर्ड चाहते थे ये सब कुछ हो। वो कहती है हाँ, लेकिन उसे यकीन है कि वो इंसानों को बचाने के लिए आ रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग मारे जाते हैं तो। थॉमस कहता है जब एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो वो लोग एलियंस को तबाह कर देंगे। ये वेंजी इस पर हंसती है और कहती है ऐसा वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सामने एक रिकॉर्डर रखता है जिसमें माइक और एलियन के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। ये वेंजी रिकॉर्डिंग को सुनती है और उस रिकॉर्डिंग में वही हिस्सा था जिसमें एलियन को समझ आ जाता है कि इंसान झूठे धोखेबाज होते हैं और वो लोग इंसान के साथ अब नहीं रह सकते क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये सुनकर ये वेंजी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके लॉर्ड उनके ही लोगों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। जीन ऑगी और राज को कॉल कर रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। उससे मिलने के लिए थॉमस आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा डायमेंशन हायर डायमेंशन के बारे में जानती हो। इस बारे में थॉमस को राज ने बताया था। वो थॉमस से पूछती है कि तुम्हें हायर डायमेंशन के बारे में क्यों जानना है। वो पूछता है तुम सोफोन के बारे में क्या जानती हो, और सोफोन ही उस 100 मिलियन GB फाइल का नाम है। जिन को लगता है कि शायद ये गेम का कोई और लेवल है। फिर वो दोनों हेडसेट पहन लेते हैं और पहली बार गेम के अंदर पहुंचकर थॉमस काफी चौंक गया था क्योंकि इतना एडवांस वर्चुअल रियलिटी उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर वहाँ पर वही तलवार वाली औरत मिलती है। थॉमस उसे पूछता है कि क्या तुम लोग ऐसे ही दिखते हो। वो कहती है नहीं, हम जैसे दिखते हैं वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो कहने लगती है कि हमारी नस्ल बर्बाद हो चुकी है। उसे इस बात का डर है कि इंसान बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं और उन्हें डर है कि 400 साल के बाद जब उनका जहाज पृथ्वी पहुंचेगा तो इंसान इतने एडवांस हो चुके होंगे कि वो एलियंस को तबाह कर देंगे। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि पृथ्वी से साइंस खत्म हो जाए और ये काम वो अपने सोफोन से करेंगे जो एक प्रोटॉन है। वो कहती है कि इस ब्रह्मांड में 3 से ज्यादा डायमेंशन है, कुछ इतने छोटे हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं दे सकते, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें काम में ला सकती है। वो वेव एनर्जी को सिंगल प्रोटॉन में फोकस कर सकते हैं और जैसे ये प्रोटॉन हायर डायमेंशन में खुलेगा तो ये छोटा सा प्रोटॉन भी बड़े आकार में बदल सकता है और वो इस दुनिया से बड़ा एक ऐसा दिमाग बना सकते हैं जिसका नाम सोफोन है। फिर ये बड़ा दिमाग अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब कि एक छोटा सा प्रोटॉन बन जाता है और ऐसे ही 4 सोफोन बनाए गए हैं, 2 के पेयर्स में। 2 उन लोगों के पास है
और 2 उन लोगों ने इंसानों के पास भेजा है, और जो कुछ भी इंसान देखते हैं सुनते हैं वो तुरंत एलियंस देख और सुन सकते हैं, भले ही वो लाइट ईयर्स दूर ही क्यों ना हो। सोफोन पृथ्वी पर पहुंच जाएगा तो धीरे धीरे पृथ्वी से साइंस खत्म हो जाएगा और तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड सिर्फ एक राज बनकर रह जाएगा, और एलियंस इंसानों को जो दिखाना चाहते हैं वही इंसान देखेंगे। सोफोन की मदद से एलियंस इंसान पर 24 घंटे नजर रख पाएंगे, और जब दोनों अपना हेडसेट उतार देते हैं तो उनका मॉनिटर ब्लिंक हो रहा था। तभी अचानक से रास्ते पर सभी के फोन काम करना बंद कर देते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वही हाल था, और उसमें लिखा हुआ था यू आर बग्स, मतलब तुम सब कीड़े हो। और ये वेंजी ये मैसेज देखकर घबराने लगी थी। तभी पूरे पृथ्वी को आसमान से कुछ ढकने लगता है, और ये सोफोन है, और वो बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही बन जाता है, मतलब कि जो नीचे है वही ऊपर देखने को मिल रहा था, और वहाँ कई सारे आंख जैसे आकार बन जाते हैं, जिसे देखकर वो मिस्टीरियस औरत तो बहुत खुश हो रही थी। आसमान में वो मंजर देखने के बाद सभी लोग रास्ते पर आकर प्रदर्शन करने लगते हैं। पूरे दुनिया में हड़कंप का माहौल था। उन्हें किसी तरह समझाया जाता है कि एलियंस 400 साल के बाद आएंगे। कुछ लोग तो एलियन से लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे, और ऐसे कई सारे मल्टीनेशनल एजेंसीज बनाए गए हैं ग्लोबल डिफेंस के लिए। जिन खिड़की के बाहर दिखती है कि पूरा शहर जल रहा था। ज्यादातर जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कुछ ऐसे संगठन भी सामने आए हैं जो उन एलियंस यानी के सांटी को अपना भगवान मानते हैं। वो मानते हैं कि वो इंसान को बचा लेंगे। डिटेक्टिव की भी नजर जाती है लैंप पोस्ट पर, जहां लाइन से लोगों की लाश लटकी हुई थी, मतलब कि उन लोगों ने खुद को मार दिया। मतलब कि डर के मारे लोग अपनी जान भी दे रहे थे। ये वेंजी से मिलने के लिए जिन आती है, और ये वेंजी उस मैसेज को सुनने के बाद से चुप बैठी हुई है, क्योंकि उसके भगवान ने इंसानों को कीड़ा कैसे बोल दिया। जिन उसे बताती है कि बाहर लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग अपने साथ गलत काम कर रहे हैं, ज्यादातर तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। आप मुझे बताइए कि आखिर वेरा ने खुद को क्यों मारा, और क्या जैक को भी तुमने ही मरवाया है। ये वेंजी बताने लगती है कि स्टेज पर जब मेरे पिता को मारा गया तो वहां पर एक पोस्टर था। पूरे शहर में वैसा ही पोस्टर था। एक आदमी है जो अपने हथौड़े से बुद्धा की और जीसस की मूर्ति को तोड़ रहा था। उसमें एक नारा लिखा हुआ था, पूरी दुनिया को मिटा दो और नई दुनिया को बनाओ। रेड गार्ड की यही बात से ये वेंजी सहमत थी, और वो इस नई दुनिया को बना रही है, और उसे उम्मीद है कि जब वो लोग यहाँ आएंगे तो वो इंसानों को बचा लेंगे। जिन उसे पूछती है कि जो हमें कीड़े समझते हैं, तुम्हें लगता है वो हमें बचाएंगे। वो जाते जाते कहती है कि दुनिया तुम्हें गद्दार के रूप में याद रखेगी, फिजिसिस्ट के रूप में नहीं। अब लंदन शहर से दूर विचवुड मैनर में सारे सोल्जर को लाया जाता है ताकि वो शहर के दंगों से दूर रहकर यहाँ पर एलियन से लड़ने के लिए प्लानिंग कर पाएं। थॉमस और कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मीटिंग कर रहे होते हैं, और थॉमस कहता है कि सांटी असली में है और उन्होंने जंग छेड़ दी है। और एक आदमी कहता है कि जब उनके सोफोन पूरे दुनिया में फैले हुए हैं तो उन्हें तो हमारा प्लान भी पता चल जाएगा। थॉमस को इससे परवाह नहीं है, कहता है कि वो अपना काम करते रहेंगे, और वैसे भी ये समझ आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी में काफी फास्ट हैं। हम उनके स्पेसशिप को रोकने के लिए अपना स्पेसशिप भेजेंगे ताकि हम उनकी कमजोरी को जान पाए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी एक शिप बनाकर भेजना नामुमकिन है। सोफोन के बारे में बात करने पर जिन बताती है कि हम उन 2 सोफोन में से एक को बिजी करना होगा। इस तरीके से सांटी को काफी नुकसान भी होगा। ये आइडिया थॉमस को पसंद आता है, और वो जिन से मदद मांगता है कि वो लोग एलियन के स्पेसशिप को रोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उसके पास कोई आइडिया है ये कैसे करना है तो वो जरूर बता सकती है। समुद्र किनारे सोल और विल बैठे हुए थे, और विल उसे अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है कि तुम मेरे राख को ऐसे फैला देना ताकि मैं ऊपर ओजोन लेयर तक पहुंच सकूं। फिर वहां पर ऑगी भी आ जाती है, और किले के अंदर सारे सोल्जर अपना सारा सिस्टम सेटअप करके काम करने में लगे हुए थे। जिन वहां बड़े बड़े इंजीनियर से बात करती है, क्योंकि वो लोग एक ऐसी तरकीब ढूंढ रहे थे जिससे स्पेसशिप को 1% लाइट स्पीड मिल जाए। जिन बताती है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं था, उल्टा वो लोग जिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, और जिन डायग्राम बनाकर दिखाती है कि वो शिप के रास्ते में एटम बॉम्ब रखेंगे, और जब भी एक एटम बम फटेगा वो जहाज की स्पीड को बढ़ा देगा और आगे ढकेल देगा। हर धमाके के साथ जहाज को और गति मिलेगी। 1000 धमाके के बाद हमारा शिप 1% लाइट स्पीड पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस पर इंजीनियर कहते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर समझौते का क्या करेंगे, इस पर कितना खर्च आएगा ये आपको पता है। वैसे थॉमस को आइडिया पसंद था, और वो कहता है कि मरने से पहले वो एक बार कोशिश तो करना चाहता है। दूसरी तरफ सोल और विल और ऑगी एक दुकान के टीवी पर देख रहे होते हैं कि बड़े बड़े बिलियनियर्स सरकार को डोनेशन दे रहे थे ताकि एलियन से होने वाले युद्ध में हम इंसान अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। राज थॉमस से बात करने के लिए आता है, लेकिन वो राज से कहता है मेरे खिड़की को खोल देना, लेकिन वो खोल नहीं पाता। उसे लगता है ये खिड़की सील किया हुआ है, लेकिन थॉमस उठकर खिड़की आराम से खोल देता है। राज थॉमस से कहता है कि वो यहाँ रहकर कंप्यूटर में काम नहीं करना चाहता, बल्कि वो उनके साथ काम करना चाहता है जो स्पेसशिप बनाने में मदद कर रहे हैं। थॉमस मान जाता है और कहता है कि जहाज को चांद पर बनाया जाएगा, और वैसे भी अगर इस मिशन में जिंदा बचे तो तुम्हें मेडल भी दिया जाएगा। वो जाते जाते उसे खिड़की बंद करने को बोलता है।
अब बहुत समय के बाद जिन अपने दोस्तों से मिलती है और वो ऑगी से पूछती है कि इतने दिन तुम कहाँ थी। ऑगी कहती है राज ने तुम्हें बताया नहीं। वो विल को एक गोल्ड फिश गिफ्ट करती है और ऑगी काफी गुस्से में है क्योंकि उसे थॉमस बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसकी दोस्त उसी के लिए काम कर रही है। लेकिन जिन कहती है कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है, शांति ने जंग का ऐलान कर दिया है। ऑगी कहती है कि पाना में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में राज ने तुम्हें कुछ भी बताया। जिन ऑगी से मदद मांगने के लिए आई है और कहती है कि तुम अपने नैनो टेक्नोलॉजी से एक रेडिएशन सेल बनाना 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो हो, लेकिन उसका भार 50 केजी से कम होना चाहिए। लेकिन ऑगी उसकी मदद नहीं करना चाहती। अगली सुबह समुद्र किनारे जिन विल से बात करने के लिए जाती है और उसे भी कैंसर के बारे में पता है और कहती है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। कुछ समय के बाद सॉल विल से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाता है कि मरने से पहले कम से कम तुम जिन को अपनी दिल की बात बता तो सकते हो। लेकिन वो कहता है वो ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। वैसे भी उसे नहीं पता है कि जिन उसके बारे में क्या सोचती है। ऑगी भी वहाँ आती है और कहती है तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। अब इसीलिए वो लंदन जाने के लिए निकल जाता है। पनामा में जो कुछ भी हुआ सच जानने के बाद जिन अपने बॉयफ्रेंड राज पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। राज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऑगी मासूम है? उसी के नैनो फाइबर के वजह से हजारों लोगों की जान गई। जिन कहती है इसीलिए वो इतना ड्रिंक करती है, उसे रात में नींद नहीं आती, वो खुद को दोषी मानती है। राज जिन से कहता है कि तुम जो कर रही हो वो भी तो जंग की तैयारी ही है। फिर उस रात ऑगी बहुत ज्यादा उल्टी करती है क्योंकि वो बहुत ड्रिंक कर रही थी। सॉल उसे संभालता है। सच बताने के बाद राज जीन से माफी मांगता है और दोनों गले लगते हैं। और ये सब कुछ दूर से विल देख रहा था और अपने दिल की बात वो ना कहे ही वहाँ से चला जाता है। ये वेंजी से जेल में मिलने के लिए डिटेक्टिव आते हैं और पूछते हैं कि वेरा ने खुदकुशी क्यों की। तो वो बताती है कि मैंने माइक को मैसेज किया था लेकिन उसकी बेटी ने शायद वो मैसेज देख लिया था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये वेंजी के ऊपर किसी भी चीज का इल्जाम नहीं था, इसीलिए डिटेक्टिव उसे जाने देते हैं। बीच हाउस में बैठकर तीनों बातें कर रहे थे और विल ऑगी को बताता है कि उसे जिन की मदद करनी चाहिए उस मिशन में जिसके लिए वो दिन रात लगी हुई है। वो कहता है कि अगर जिन गलत होती तो शायद जिन उस काम के लिए नहीं मानती। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है इसमें तो सबकी भलाई है, इसलिए तुम्हें जिन की मदद करनी चाहिए, तुम्हारी मदद उसके काम आ सकती है। जिन थॉमस को जाकर एक प्रॉब्लम बताती है कि अगर उनके जहाज की रफ्तार 1% लाइट स्पीड तक पहुंच भी जाती है तो वो उस स्पीड को कम नहीं कर पाएंगे और उन्हें एलियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में नैनो सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा और सोफोन की मदद से वो हमारे जहाज को तबाह भी कर सकते हैं। थॉमस कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि एलियंस जहाज को तबाह नहीं करेंगे, वो जहाज को पकड़ लेंगे और हम जहाज के अंदर अपने इंसानों को भेजेंगे। ये वेंजी को छोड़ दिया गया था और उसे बाहर एक डोनेशन मांगने वाली औरत मिलती है लेकिन ये वेंजी के पास पैसे नहीं थे। डिटेक्टिव का एक आदमी ये वेंजी का पीछा कर रहा था ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाती है। ऑगी थॉमस के मैनर तक पहुंच जाती है अपने दोस्त को हेल्प करने। वेंजी अपने घर आती है और अपनी बेटी वेरा के सामने अगरबत्ती जलाती है और प्रार्थना करती है और वो अपने लॉर्ड से कहने लगती है कि हम झूठे हैं इसलिए आप लोग हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मुझसे हुई थी। विल एक डोनेशन सेंटर पहुंच जाता है, द स्टार्स आवर डेस्टिनेशन, और वो एक स्टार खरीदना चाहता है। अब रात के समय विल सॉल को बता रहा होता है कि उसने एक स्टार खरीदा है। वो चाहता है कि उसके जाने के बाद जिन उस स्टार को देखकर विल को याद करे। सॉल उसे पूछता है कि तुम्हें कोई बेहतर जगह नहीं मिला पैसा खर्च करने के लिए? विल कहता है नहीं, और इस बारे में वो जिन को कुछ भी नहीं बताना चाहता। सॉल फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि विल अपनी दिल की बात जिन को बताता ही नहीं। लेकिन तभी विल बेहोश हो जाता है। विल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और जिन उसे वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी और वो दवाई के नशे में कुछ भी बोल रहा था। सॉल जिन को रिक्वेस्ट करता है कि अगर समय मिले तो एक बार हॉस्पिटल आ जाना। राज आकर दिखाता है कि जिन के लिए पार्सल आया है और विल ने अपना खरीदा हुआ स्टार जिन को गिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये बात जिन नहीं जानती। उसे लगता है किसी चाहने वाले ने उसके लिए स्टार गिफ्ट किया है। डॉक्टर और इंजीनियर एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग बता रहे होते हैं कि अगर 1% लाइट स्पीड में अगर हमारी जहाज आगे बढ़ती है तो पहुंचने में 200 साल लग जाएंगे और अंदर रह रहे लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया है। उन्होंने एक जानवर को क्रायो चेंबर के अंदर रखा हुआ था और 1 महीने से वो जानवर बिल्कुल वैसा ही है। वो ना सोया हुआ है ना वो होश में है। उन्होंने चिंपैंजी के दिमाग को जमा दिया था। इस तरह से इंसान को भी प्रिजर्व करके रखा जा पाएगा। चिंपैंजी को होश में लाया जाता है और उसका टेस्ट भी लिया जाता है। उसके बाद उसे एक केला दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन केला खाने के बाद उसे उल्टी हो जाती है। ऑगी बात करने पर बताती है कि वो इस मिशन पर काम करने के लिए इसीलिए मानी है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन शायद वो गलत लोगों के साथ है। लेकिन जिन उसे समझाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अब
ज्यादा समय नहीं है, पलक झपकते ही ये 400 साल भी बीत जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। विल से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आते हैं और रॉक्सैन बताती है कि कैसे विल को हमेशा आगे बढ़ने का कितना सारा मौका मिलता था, लेकिन उसने कभी मौके का फायदा नहीं उठाया। वो हमेशा से ही होशियार था, कुछ भी कर सकता था, वो फिजिक्स में बहुत आगे जा सकता था। लेकिन विल कहता है मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। लेकिन असली वजह पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं विल से उसकी प्रॉपर्टी मांगने के लिए, क्योंकि अब तो विल के लिए ये सारी चीजें बेकार ही हैं। विल उन्हें कह देता है कि मेरी माँ ने जो मेरे लिए कुछ भी छोड़ा है वो सब तुम्हारा ही है। थॉमस एक प्रॉब्लम बताता है कि उन्हें 1000 बॉम्ब चाहिए होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 300 ही मिले हैं जिससे काम चलाना होगा। और ये भी प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा वजन स्पेसशिप के अंदर नहीं भेज सकते, किसी इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। थॉमस कहता है फिर किसी इंसान के दिमाग को निकालकर हमें भेजना पड़ेगा, उसे हम प्रिजर्व करके रखेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। ऑगी फिर से घबरा गई थी कि इस मिशन के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी। वो वहाँ बैठे हुए इंजीनियर डॉक्टर से पूछता है कि कौन जाना चाहता है उस एलियन से मिलने के लिए। थॉमस साफ साफ कह देता है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, रॉकेट साइंस के बारे में जानकार हो, ऐसा जो मरने के लिए तैयार हो या फिर मौत के किनारे हो। है कोई ऐसा? जिन ऐसे एक आदमी को जानती है और थॉमस दोनों को बताता है कि विल को वो लोग भेजेंगे उस स्पेसशिप के अंदर, क्योंकि विल फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। ऑगी और जिन मना कर रहे थे क्योंकि विल उनका दोस्त है, लेकिन थॉमस रुकने वालों में से नहीं था, वो विल को मना कर रहेगा। ये सब देखकर ऑगी कहने लगती है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए वो यहाँ से जा रही थी। डिटेक्टिव अपने घर पर वही वायलेंट गेम खेल रहा था जो उसका बेटा भी देख लेता है, और वो अपने पापा से कहता है सिर्फ बटन दबाने से गेम नहीं जीत जाओगे। वो अपने पापा को बताता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड एली के साथ मिलकर ग्रेट एस्केप नाम का एक कंपनी खोला है। यहाँ लोग अपना पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में किसी दूसरे प्लेनेट में जा सकें पैसे बचाकर, और उन्हें पैसों की कमी ना हो। डिटेक्टिव खुश होते हैं कि उसके बेटे ने ये सब कुछ खुद से किया है, लेकिन वो कहते हैं ये बकवास है। उसका बेटा कहता है तो फिर आप हमारे साथ काम करिए बकवास को रियल बनाने में। ऑगी अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है और अपने बॉस के सामने नैनो फाइबर का सारा प्रोसेस सोशल मीडिया में डाल देती है, लेकिन उसके बॉस डेनिस कहते हैं कि फिर भी इसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऑगी कहती है कि वो कॉपी नहीं करेंगे बल्कि नैनो फाइबर ही दूसरे तरीके से वो बना लेंगे, और इस तरीके से वो कॉपीराइट से भी बच सकते हैं। ये सबसे डेनिस मतलब उनका बॉस काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि अब दूसरे कंपनी भी नैनो फाइबर बनाने लगेंगे तो उनके कंपनी को नुकसान होगा। लेकिन ऑगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ से जा रही है और उसके 3 घंटे में फ्लाइट है। जिन विल से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, क्योंकि इसमें विल का काफी अहम रोल है। लेकिन जिन उसे कहती है तुम थॉमस को मना कर दो। विल उसे पूछता है क्या तुम्हारे पास भेजने के लिए कोई और ऑप्शन है? लगता नहीं है कोई है, सिर्फ मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं तो तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं होगा। वो जिन से कह देता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब समय नहीं है। ये सुनने के बाद जिन रोने लगती है। ये वेंजी अपनी बेटी को याद कर रही थी, और उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। वो कब्रिस्तान में सोल से मिलती है। सोल कहने लगता है कि वेरा को पता था कि आपने एलियन को यहाँ बुलाया है, लेकिन वो ऐसे ही ये कदम नहीं उठा सकती थी, जरूर उसके हाथ कुछ तो लगा था। वो उसे पूछती है कि तुम तो वेरा के ही ऑफिस में थे, तुम अपना ही ऑफिस वहाँ क्यों नहीं खोल लेते? सोल कहता है कि मुझे फिजिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं फिजिक्स को अब उतनी अहमियत नहीं देता। ये वेंजी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आखिर में हर इंसान की अहमियत एक समान ही हो जाती है। थॉमस देखता है कि विल के सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसे एक साइन चाहिए था। इसके बाद हम उसी मिस्टीरियस औरत को देखते हैं जो जंगल में एक वैन में रहती है। वो टीवी देख रही थी, लेकिन तभी टीवी के जरिए वो एलियन उससे बात करती है, और वो एलियन उस औरत को समझाती है कि तुम जिस चीज का हिस्सा हो वो तुमसे बहुत बड़ी है, और अब तुम हमारा हिस्सा हो और हमें तुम्हारी जरूरत है। ये वेंजी एयरपोर्ट पर होती है और डिटेक्टिव का आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो जानती है कि वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैंने अपना सीट बदल लिया है और मैं तुम्हारे बगल में बैठ रही हूँ, सफर बहुत लंबा है। विल को हॉस्पिटल से अब दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया था, और उसे एक टैबलेट दिया जाता है जिसमें कई सवाल होते हैं जिसके जवाब उसे देने होंगे मिशन में जाने से पहले। थॉमस जिन से आकर कहता है कि वो एक मीटिंग के लिए जा रहा है, और वो उसे बता देता है कि वो स्टार तुम्हें विल ने खरीद कर दिया था, क्योंकि उसे विरासत में बहुत सारे पैसे मिले हैं। अच्छा होगा कि वो स्टार तुम किसी को बेच दो। विल टैबलेट पर अपने सवालों का जवाब दे रहा था। सवाल ये था कि क्या आप अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं? हाँ के लिए 5 दबाएं, और वो 5 दबा देता है। सोल उसे समझा रहा होता है कि तुम उस मिशन पर जाओगे तो हो सकता है कि एलियन तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हारे ब्रेन को स्टडी
करेंगे, तुम्हें फ्रीज करके रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान कैसा इमोशंस फील करते हैं। तुम कभी मरोगे नहीं, हो सकता है वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर दें, तुम फिर मर जाओगे, वो तुम्हें फिर से जिंदा करेंगे। हमें नहीं पता कि एलियन किस चीज के काबिल हैं, क्योंकि वो हमें कीड़े समझते हैं और कीड़ों की अहमियत नहीं होती, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन विल अपना मन बना चुका है और वो जाना चाहता है, क्योंकि ये मौका ज्यादा लोगों को नहीं मिलता। जिन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त जा चुका था, उसके दिमाग को निकालने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था। ये देखकर जिन काफी रोने लगती है। ये वेंजी और डिटेक्टिव का आदमी मंगोलिया पहुंच जाते हैं, मिलिट्री बेस के बाहर, जहां वो सालों पहले काम किया करती थी। और वो मिलिट्री बेस के अंदर जाती है अकेले, क्योंकि उसे कुछ वक्त अकेले बिताना था। वो एंटीना पूरी तरह से उजड़ चुका था। वो किनारे खड़ी हो जाती है शायद कूदने के लिए, तभी वहां पर वही मिस्टीरियस औरत आती है जिसका नाम है टाटियाना। वो दोनों गले मिलते हैं और ये जानकर ये वेंजी काफी खुश होती है कि लॉर्ड ने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। ये वेंजी वहां से कूदने का अपना मन बना चुकी है, लेकिन टाटियाना उसे कहती है कि मैं आपको कुछ और दे सकती हूँ, कुछ खूबसूरत। दोनों वहां पर बैठकर बातें करते हैं और ये वेंजी कहती है कि पहले ये देश बहुत खूबसूरत हुआ करता था। वो सोचती है कि लॉर्ड ने टाटियाना को उसके पास इसीलिए भेजा है क्योंकि अब ये वेंजी का मकसद पूरा जो हो चुका है। टाटियाना उसे कहती है कि आपने अपनी पूरी उम्र बहुत कुछ सहा है, अब आपका आराम करने का वक्त आ गया है। और वो वहां आखिरी बार सूरज को ढलते हुए देखती है। सोल स्मोकिंग करते हुए टीवी पर न्यूज देख रहा था एलियन इन्वेजन के बारे में, और उसके घर में एक लड़की भी थी, नोरा, और उसे भी ये सब बहुत अजीब लगता है। एलियंस इंसानों को कीड़ा समझते हैं। फिर दोनों बाहर रास्ते में उसी एलियन इन्वेजन के बारे में बातें कर रहे थे जो 400 साल के बाद आने वाले हैं। सोल कहता है कि हमें एलियंस के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है। वो लड़की अपने ऊबर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी स्केटिंग करने वाला लड़का सोल से टकरा जाता है, जिस वजह से दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस लड़की नोरा को ही ठोक देती है, जिससे उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। सोल को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और डिटेक्टिव उसे पूछताछ करते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे चारों दोस्तों के साथ क्या हुआ मुझे पता है, तुम कब्रिस्तान में ये वेंजी से मिलने के लिए भी गए थे। और बता दूं कि ये वेंजी का चाइना में मर्डर हो गया और डिटेक्टिव का आदमी भी वहां मारा गया। डिटेक्टिव कहते हैं कि सोल को भी किसी ने मारने की कोशिश की क्योंकि जिस गाड़ी से उस लड़की की मौत हुई वो ऑटोनॉमस गाड़ी है, मतलब कि वो गाड़ी खुद चल रही थी। किसी ने उस गाड़ी को हैक किया, लेकिन वो स्केटबोर्ड वाला लड़का तुमसे टकरा गया, इसीलिए तुम अभी जिंदा हो। वो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाता है और वो लोग एक प्राइवेट प्लेन के पास पहुंचते हैं और वो सोल को न्यूयॉर्क ले जाता है। जिन अपने साथ कुछ मसाले और बीज लेकर आती है जो वो शिप में भेजना चाहती है, मगर थॉमस मना करता है, कहता है कि इससे वजन बढ़ जाएगा और वैसे भी तुम्हारे दोस्त का शरीर तो है ही नहीं, तो इसे खाएगा कौन। सॉल न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे यहाँ लाया क्यों गया है। वहाँ एक आदमी था जो कहता है कि आज वो लोग अपना प्रोजेक्ट पेश करने वाले हैं। फिर सॉल और डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं उस सेरेमनी तक जहाँ वो लोग भी शांति के बारे में बात कर रहे थे। यूएन की जनरल सेक्रेटरी कहने लगती है कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमें कीड़े समझते हैं, हमारी हर चाल पर उनकी नजर है, तो आखिर इन्हें हराया कैसे जाए। सोफोन ताकतवर तो है लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं है कि वो इंसानों के दिमाग को पढ़ पाए, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है जिसका नाम है वॉलफेसर। इसमें ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो अपना प्लान अपने दिमाग में ही रखेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, और जब तक उनका एक्शन सही होता है तब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। पहला वॉलफेसर है जनरल हो बोलिन, जिनकी लिखी हुई मिलिट्री किताबें हर जगह पढ़ाई जाती है। दूसरी है लैला एरिक, जो पहले ISIS से लड़ चुकी है, और तीसरा मेंबर है सोल। नाम सुनकर वो भी चौंक गया था। वो सेक्रेटरी जनरल से बात करता है, कहता है कि मैं तो छोटा सा रिसर्चर हूँ, मुझे इस मिशन के लिए क्यों चुना गया है। सेक्रेटरी जनरल उसे कहती है कि हमारे दुश्मन हमें देख सकते हैं, उन्हें ऐसा ही लगेगा कि आप स्पेशल हो। सोल कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता। सेक्रेटरी जनरल कहती है ओके। वो वहां से जाना चाहता है, वो भी अकेले, लेकिन डिटेक्टिव उसे मना करता है। फिर भी वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसे गोली लग जाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थॉमस अपने पूरे टीम को लेकर दूसरे जगह जा रहा था। जिन भी वहां आती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ नहीं बैठती, वो अकेले बैठ जाती है। तभी थॉमस को डिटेक्टिव का कॉल आता है और हॉस्पिटल में सोल को होश आ जाता है और वो मानता है कि ये उसी की गलती है। सोल उससे मिलना चाहता है जिसने उस पर गोली मारी। राज जिन से बात करने के लिए आता है और उसे पूछता है कि तुमने ब्रेकअप कर लिया या तुमने मुझे ब्रेकअप के बारे में बताया नहीं। जिन अपने काम को लेकर काफी स्ट्रेस में थी क्योंकि उसे चिंता है कि स्पेसशिप के अंदर विल के दिमाग को रखा गया है और किसी भी तरह उसे बचाना होगा क्योंकि स्पेसशिप 300 बॉम्ब से होते हुए गुजरेगा। राज उसे पूछता है क्या तुम विल से प्यार करती थी।
जिन कहती है प्यार करती हूँ, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस शूटर को लाया जाता है जिसने गोली चलाई थी। शूटर उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सिर पर गोली मारने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सॉल कहता है कि ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो सेक्रेटरी जनरल को मना कर दिया है। सॉल उसे पूछता है कि तुम उन लोगों के लिए मुझे मारना चाहते हो? तुम तो मुझे पहचानते भी नहीं, ना तुम अपने सुपीरियर को पहचानते हो जिसके लिए तुमने ये काम किया। तुम लोग सच में पागल हो। लेकिन वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो बस उनका एक सिपाही हूँ। सोल यहाँ से जाना चाहता है अपने घर, लेकिन उसे जाने नहीं दिया जाता, बावजूद इसके कि उसने वॉलफेसर बनने से मना कर दिया। वो जनरल सेक्रेटरी से मिलता है जो बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वॉलफेसर हो या नहीं, फर्क इससे पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सोल कहता है कि मुझे तो एलियन से लड़ना भी नहीं आता, वैसे भी वो लोग 400 साल के बाद आएंगे, हम लोग फिलहाल आराम करते हैं। जनरल सेक्रेटरी कहती है पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए हमें सोचना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। सॉल जानना चाहता है कि उसे वॉलफेसर क्यों चुना गया, जिस पर वो कहती है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। सॉल केंट से आकर कहता है कि वो अपने दोस्त से मिलना चाहता है जिसे कल स्पेस में भेज दिया जाएगा। फिर हम जंगल में टाटियाना को देखते हैं। जब वो अपने वैन के पास आती है तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अपना बंदूक निकाल लेती है, लेकिन उसे अंदर में वही हेडसेट मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। वो उसे पहन लेती है और रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार था और कैप्सूल के अंदर विल के दिमाग को -150 डिग्री में जमा के रख दिया जाता है। थॉमस जिन को बताता है कि उसने मसाले और बीज कैप्सूल के अंदर रखवा दिए हैं और अब ये रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार था। रॉकेट लॉन्च हो जाता है और तभी वहां पर सोल पहुंच जाता है। पहले बॉम्ब तक पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए दोनों जाते हैं बाहर बात करने और सोल की सुरक्षा के लिए डिटेक्टिव हमेशा उसके साथ ही रहता था। जिन उससे पूछती है कि तुम्हें इस मिशन के लिए क्यों चुना गया। सोल कहता है मुझे भी नहीं पता, और वो बताता है कि विल जिन से कितना प्यार करता था और सोचता है कि काश उससे भी कोई इतना प्यार करता। जिन कहती है वैसे एक है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद कहानी जाती है मेक्सिको में, जहां हम ऑगी को देखते हैं जो गांव के लोगों को अपना नैनो फाइबर से बना हुआ फिल्टर देती है और उन्हें समझाती है कि इस फिल्टर से पानी इतना साफ हो जाएगा कि बीमारी फैलेगी ही नहीं। वो उस फिल्टर को नल में लगा देती है और तभी उसे सॉल का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। फिर हम स्पेस में देखते हैं कि कैप्सूल का रेडिएशन सेल खुल जाता है और वो कैप्सूल लाइन में आगे बढ़ रहा था। फिर पहला धमाका होता है और कैप्सूल की रफ्तार बढ़ जाती है। हर धमाके के साथ कैप्सूल का स्पीड बढ़ते ही जा रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तभी गड़बड़ी हो जाती है और कैप्सूल अपने रास्ते से भटक जाता है। सभी लोग काफी निराश हो गए थे क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया, उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो अपने प्लेन से कहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसे एलियन कांटेक्ट करती है जो काफी खुश है कि इंसानों का मिशन फेल हो गया और वो कहती है कि हमें आपसे मिलना है। इसके बाद लाइट ब्लिंक होने लगता है और थॉमस सोचता है कि अगर वो उन्हें देख सकता है मतलब है कि वो सही रास्ते में है। एलियन कहती है बिल्कुल, और अब तुम हमारे प्लान का हिस्सा हो। फिर वो एकदम से सामने आ जाती है और कहती है कि तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम वही देखोगे जो हम दिखाना चाहते हैं जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी उसके सामने काउंटडाउन खत्म हो जाता है और वो अपना ही चेहरा देखता है जिसकी आंखें निकली हुई थी। थॉमस ये सब देखकर बहुत डर गया था। जिन बता रही होती है कि कैसे वो कैप्सूल स्पेस में अपने रास्ते से भटक गया और शायद 50 लाख साल के बाद वो कैप्सूल इस गैलेक्सी से बाहर निकल जाएगा। डिटेक्टिव वहां पर आकर बैठता है और उन्हें समझाता है कि हार मान लेने से सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाता है, कितने सारे मिशन फेल होते हैं। जिन कहती है कि हम अभी भी सांटी से लाखों गुना ज्यादा धीमे चल रहे हैं। डिटेक्टिव उन दोनों को लेकर ड्राइव पर निकलता है और वो तीनों एक झील के किनारे रुकते हैं जहाँ पौधे पर बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। डिटेक्टिव ये देखकर उन्हें कहता है कि हम कीड़ों को मार देते हैं, कुचल देते हैं, लेकिन फिर भी ये यही है, और कीड़ों के लिए वो टोस्ट करता है और दोनों से कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है। और इसी के साथ 3 बॉडी प्रॉब्लम सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर इस शो की बात की जाए कि मुझे ये शो कैसा लगा, तो शो अच्छा ही लगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। इस शो का कॉन्सेप्ट काफी हाई लेवल का था जो कि समय समय पर काफी इंप्रेस भी करता है, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे ऐसे कुछ सीन्स है जो वाकई में आपके मुंह को खोला का खुला रख देता है। पहले के 4 एपिसोड्स बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन एपिसोड 5, 6, 7 और 8 वो मजा नहीं दे पाती क्योंकि उसमें ड्रामा बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं कि ड्रामा अच्छा नहीं होता, मुझे ड्रामा देखना बहुत पसंद है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप उन कैरेक्टर से इतने अच्छे से जुड़ नहीं पाते, आप उनके लिए उतनी फिक्र नहीं करते। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ टेक्निकल बातें चल रही हैं कि वो आएंगे और यही सुनने को मिल रहा था। कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि मुझे लगा लास्ट में कुछ तो होगा, वो एलियंस जिसे सांटी का नाम दिया गया है उनका दर्शन होगा, लेकिन वो भी नहीं आए। और ये जो कीड़ों के नाम पे लास्ट में दिखाया गया, ये सीन भी मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। पता नहीं क्या सोचकर ये एंडिंग दिया गया था। ये सीरीज जिस बुक पर बेस्ड है उसके 3 पार्ट्स हैं। मुझे पता है कि कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी 2nd बुक और 3rd बुक बाकी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा ये जानने में कि आगे क्या होने
होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस शो का सीजन 2 शायद नहीं आएगा। नेटफ्लिक्स सीजन 2 को कैंसिल कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 1899 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस शो का भी स्टार्टिंग काफी जबरदस्त था, लेकिन जैसे जैसे आप लास्ट तक पहुंचते हैं आपको समझ आ जाता है कि कहानी सिर्फ गोल गोल घूम रही है और जबरदस्ती के मिस्ट्री में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। लास्ट का एंडिंग काफी ठंडा था, शायद इसीलिए 1899 कैंसिल हो गया। और मुझे लगता है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे शोज का बजट जो है वो बहुत ज्यादा होता है और अगर ज्यादातर लोग इस शो को ना देखें तो नेटफ्लिक्स के लिए इतना ज्यादा पैसा लगाकर अगले सीजन में इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी तो आखिर में प्रॉफिट करना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ लोगों की बातें सुनकर लॉस में ही वो सीरीज बनाते रह जाएंगे। खैर जो भी हो, आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।